हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए प्रतीक कौशिक। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आज की इस हमारी नई चर्चा में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि अटेम्प्ट्स के चक्रव्यूह से हमें कैसे निकलना है, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चक्रव्यूह से हमें याद आता है महाभारत का युद्ध और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो पता था कि उसे भेद के कैसे अंदर जाना है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसमें से बाहर कैसे न आना है वो उसे नहीं पता था। ये जो सीए की जर्नी होती है ना, ये भी कुछ अभिमन्यु की तरह है। यहाँ पे क्या है कि जो एंटर करवाने वाले हैं सीए कोर्स में वो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 11-12 से ही पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, सीए कर लो, सीए कर लो, सीए कर लो। फिर जब सीए में आ जाते हैं तो फिर वो भाग जाते हैं, उसके बाद वो कहीं नहीं दिखाई देते। जब अटेम्प्ट लगना शुरू होते हैं और जब कोई स्टूडेंट है वो मदद के लिए इधर उधर चारों तरफ देखता है तो उसके आसपास कुछ भी नहीं दिखता उसको, बस उसको दिखता है अपना अगला अटेम्प्ट। ठीक है ना? तो ऐसी कुछ कहानी है कि जहाँ पे सीए स्टूडेंट को भी उस चक्रव्यूह में अंदर जाना तो पता है, उस सीए में अंदर जाना तो पता है, लेकिन उसमें से बाहर कैसे निकले, उसे भेद करके बाहर कैसे निकले, इसके बारे में लोग नहीं बताते। ठीक है? उसके बारे में लोग नहीं बताते और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो उसमें फँसे रहते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इस चक्रव्यूह को आपको कैसे भेदना है। ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारी चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। इस चर्चा को मैं 2 पार्ट में बाँटूँगा। पहला पार्ट तो इस चर्चा का ये है कि देखो, यदि आपका यहाँ पे जो है ना, अभी आप नए-नए हो, है ना? अभी आप नए-नए हो, मतलब आपके यहाँ पे अभी तक या तो 1 या 2 अटेम्प्ट लगे हुए हैं, यानी अप टू 2 अटेम्प्ट्स। आपके यहाँ पे कितने? 2 अटेम्प्ट लगे हैं। तो उस केस में अभी आप मतलब उस अटेम्प्ट वाले चीज़ में नहीं आए हो। 2 को अटेम्प्ट नहीं बोलते। बहुत सी जगह 3 को भी अटेम्प्ट्स नहीं बोलते। ऐसा भी माना जाता है कि भैया 3 तो ठीक है, 2 तो ठीक है, ऐसा है। तो उस केस में देखो 2 अटेम्प्ट्स हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ रहती है, लैक रहता है, वो स्टडी का बहुत ज़्यादा रहता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है? तो उस केस में तो ये है कि आप अपना जो है वो कोर्स अच्छे से कंप्लीट करें। कोर्स जो है आपका जितने भी प्रोविज़न्स हैं, वो अच्छे से आप क्या करें, कवर करें, कोई भी चीज़ छोड़ें नहीं। ठीक है? अब बात आती है कि कैसे आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स हैं मोर देन 2 वाले, उसकी श्रेणी में शामिल नहीं होना है। और जिन लोगों के अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, उनको अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है? उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, एक तो हमारे ग्रुप वाइज़ एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जो ग्रुप वाइज़ एग्ज़ाम आप देख रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे 3 पेपर हैं, ठीक है ना? 100 मार्क्स के। फिर ग्रुप 2 में भी आपके कितने हैं? 100 मार्क्स के। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो? ये सारी चीज़ें हमें पता है। बिल्कुल पता है, बस ऐसी जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें से आपको यहाँ पे कितना चाहिए? टोटल भैया आपको 40 नंबर चाहिए इंडिविजुअल और 50 मार्क्स चाहिए आपको यहाँ पे एग्रीगेट में। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो यहाँ पे आके क्या होते हैं? फेल होते हैं, मतलब उनका एग्रीगेट नहीं होती। 140 से ऊपर और उस वाली रेंज में घूमते रहते हैं, मतलब एग्रीगेट वाली रेंज में घूमते रहते हैं, बस 10-15 नंबर का क्या चलता है, फासला चलता है। अब ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि ना तो व्यक्ति ये सोच पाता है कि मैं क्या करूं, मतलब मैं छोड़ दूं कोर्स को या फिर उसमें आगे मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए, और ये सिलसिला चलता रहता है। और इस सिलसिले में ही सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं। जब व्यक्ति के मार्क्स देखो, यदि आपके मार्क्स 140 से कम है, मतलब आप 120, 130 की श्रेणी में आ रहे हो, तो उस केस में तो आपको पता है कि यार मुझे और ज़्यादा पढ़ना है, वहाँ तो सीबीसी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग करेंगे मुझे पढ़ना है। लेकिन जब ये जो होता है ना कि 10-15 मार्क्स का गैप है, ठीक है? 10-15 मार्क्स का गैप है, तो यहाँ पे पता नहीं चलता। फिर क्या होता है कि जब हम कॉपी भी मंगाते हैं इंस्टीट्यूट से, तो कई बार तो होता है कि हमारी क्वेश्चन सही होता है, हमने आंसर सही किया, हमें लगता है कि यार यहाँ पे मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, 6 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मुझे 2 ही दे दिए या फिर 4 मार्क्स ही दे दिए। तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि यार मैं तो इसमें अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है?
मैं तो बिल्कुल सही करके आ रहा हूँ, कुछ एक्सटर्नल रीजन से जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो है वो कम हो रहा है। ये जो 10-15 मार्क्स का जो फासला है ये पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम इस ये जो 10-15 मार्क्स का फासला है ना, इसको कैसे कवर करें, इसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसी पर जो है पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे फोकस है। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे जो एग्जाम होता है इसका मैं थोड़ा सा एक पोस्टमार्टम एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, आपका जो पेपर होता है ना वो आपका कितना होता है, 3 आवर्स का होता है। ठीक है ना, इस 3 आवर्स का मतलब आपको यहाँ पे 180 मिनट्स होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। बिल्कुल सर, ये भी हमें पता है। तो मुझे बताओ इन मार्क्स के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, 1.80 मिनट्स। 1.8 मिनट्स अवेलेबल है एक मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए। ये फिक्स टाइम है, इससे ना कम है ना इससे ज्यादा है। इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते ही मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस टाइम स्टैंपिंग का बहुत ज्यादा जो यूज है वो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये यूज करना है। ठीक है, अब आपका जो एग्जाम में आता है, जैसे कि मान लो आपका डीटी का पेपर है। ठीक है, मैं टैक्स का है तो मैं टैक्स से ही डिस्कस कर देता हूँ। डीटी का पेपर, टैक्स का पेपर है। अब इसमें क्या होता है, एक तो पार्ट वन एमसीक्यू, एक पार्ट सेकंड रहता है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव रहता है। कौन सा रहता है, डिस्क्रिप्टिव रहता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो एमसीक्यू वाला टाइप होता है उसमें या तो क्या होता है आपका 6 मार्क्स के 2 केस सिनेरियो या फिर 12 मार्क्स का एक केस सिनेरियो रहता है। एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू और एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू, ऐसे करके 15 मार्क्स का टोटल क्या रहता है, ये पोर्शन रहता है। 15 मार्क्स का पोर्शन रहता है। तो यदि यहाँ पे अपन कितना देखें कि कितना टाइम अवेलेबल है, तो 15 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 27 मिनट्स अवेलेबल होती है। मतलब 15 मार्क्स का ये जो आपको यहाँ पे अटेंड करना है, ये 15 मिनट आपको 27 मिनट के अंदर अंदर अटेंड करना है। इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है। इंडिविजुअल भी आप देखें तो आप जैसे आप यहाँ पे एक मार्क्स का एमसीक्यू कर रहे हो तो इसके लिए आपके पास कितना है, 1.8 मिनट्स है। आप कोई 2 मार्क्स का एमसीक्यू कर रहे हो तो आपके पास कितना है, 3.6 मिनट्स है। 12 मार्क्स का कर रही हो तो 21.6। इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम क्या है, अलॉटेड है, सर 1 मार्क्स अलॉटेड है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी क्या है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, कितना, 15 मार्क्स का। तो इसका कितना है, 27। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 27 मिनट के अंदर अंदर निपटाना है। फिर जो आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं जैसे 2A 2B, इसमें फिक्स पैटर्न होता है कि एक 6 मार्क्स का एक 4 मार्क्स का। ठीक है, तो उसके लिए कितना सेम वही टाइम अवेलेबल है। जैसे 4 मार्क्स का करना है तो 7.2 मिनट्स, इसके अंदर अंदर आपको ये क्या करना है, कवर करना है। इसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, कवर करना है। तो इस टाइम स्टैम्पिंग को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें अपना रिवीजन करना है। ठीक है, अब कैसे रिवीजन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये मॉक टेस्ट पेपर है, अभी लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर है, जिसका मैंने एनालिसिस वाला वीडियो भी डाल दिया। ये जैसे मॉक टेस्ट है, अब इसमें देखो यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है। इस एमसीक्यू देखो, ये एमसीक्यू में जो केस सिनेरियो है, ये केस सिनेरियो कितने मार्क्स का है, ये केस सिनेरियो 12 मार्क्स का है। ठीक है, ये एक क्या आ गया यहाँ पे, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है। और ये कितना है, एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू। तो जैसे 1 मार्क्स का एमसीक्यू इसके लिए कितना, 1.8 मिनट्स है। ये 2 मार्क्स है, इसके लिए कितना है, 3.6 मिनट्स है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है इस चीज को। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और किसके साथ, टाइम स्टैम्पिंग के साथ। आपको ये देखना है कि क्या इस क्वेश्चन को मैं 3.6 मिनट में सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को मैं 1.8 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो, यदि आपका यहाँ पे आप टाइमली इसको कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि मुझे टाइम इसमें ज्यादा क्यों लग रहा है। तो आपको यहाँ से आपके क्या पता चलेंगे, लो फॉल्स पता चल जाएंगे। लूप होल्स पता चल जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है। अब इसको रीड करते हैं एक बार। मिस्टर रमन is 64 years but is not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of rupees 7 lakh not recorded in the books of accounts. What shall be the tax payable by him on the value of such investment considered to be deemed income as per section 69? तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो रमन है 64 ईयर्स का इसका एज है, सीनियर सिटीजन है, 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। वो पूछ रहा है कितना टैक्स बनेगा यदि डीम्ड डिविडेंड है एज पर सेक्शन 69। तो हमें यहाँ पे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जो डीम्ड इनकम होती है उस पर आपको यहाँ पे 78% से टैक्स लगता है। कितना, 60% प्लस 25% प्लस 4%। ये सरचार्ज इसमें फिक्स रहता है, ये हमें पता है। ठीक है, 78% से टैक्स लगता है। 7 लाख पे 78% टैक्स लगाओगे तो 5,46,000 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
इस पूरे प्रोसेस में। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया, यदि इसमें मुझे क्या लग रहा है, 3.6 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं। मान लो मुझे 5 मिनट लग गए, मुझे 5 मिनट लग गए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 3.6 का 4 मिनट हो गया, ठीक है। लेकिन यदि 5 मिनट्स हो रहे हैं तो फिर दिक्कत है। 5 मिनट्स हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एनालिसिस करना है अपने आप को कि यहाँ पे मुझे टाइम क्यों लग रहा है। क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन-सा सेक्शन ट्रिगर हो रहा है? या फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे टेक्स्ट की रेंज कौन-सी लगेगी? और यदि आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपके प्रोविज़न्स आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर रखे। तो आप क्या करो, प्रोविज़न्स को रिवाइज़ करो अच्छे से, ठीक है? आपको क्या करना है, प्रोविज़न्स रिवाइज़ करने हैं अच्छे से। समझ में आ गई बात? जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1.8 मिनट्स में आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। यदि नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है, आपको उसके रीज़न्स क्या करने हैं, नोट डाउन करने के रीज़न्स क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूँ? क्या मुझे प्रोविज़न में दिक्कत आ रही है? कहाँ लूप होल्स हैं, वो लूप होल्स फाइंड आउट होंगे और वही लूप होल्स आपको मदद करेंगे आपको वो क्वेश्चन टाइमली कंप्लीट करने में। और कोई इसका दूसरा जो है तरीका नहीं है, ठीक है? और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है? जैसे ये, तो आप देखोगे ये 12 मार्क्स का यहाँ पे केस सिनेरियो है। आप इसको सॉल्व करो। इस 12 मार्क्स को जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे कहाँ पे टाइम लग रहा है ज़्यादा। तो जो आपने टाइम स्टैम्प आपने लगाया है, तो टाइम स्टैम्प से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करो कि मुझे यहाँ पे टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है। ठीक है? अब बात आती है कि यदि टाइम स्टैम्प लगाएँगे तो इससे होगा क्या? सबसे पहली बात, एक तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, ठीक है ना? आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि आपके पास टाइमर है। दूसरा एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। देखो, मान लो आपको यहाँ पे ये, चलो इसी को ले लेते हैं। ये एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको, यही 2 मिनट से एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करना है 3.6 मिनट्स में। जब आपको ये सॉल्व करना है ना, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 मार्क्स के लिए मुझे इतना ही टाइम है। तो ये भी बताओ, आप यहाँ पर सीधा दिमाग लगाओ कि भैया टैक्स पेपर निकालना है डिविडेंड इनकम पे, तो आप तुरंत प्रोविजन तय करोगे कि 78% से टैक्स लगना चाहिए, 7 लाख का 78% ये हो गया अंदर फाइनल। इससे क्या हुआ कि एक तो आप जो आपके दिमाग में कचरा है ना, वो कचरा सारा दूर हो जाएगा। प्लस आपको ये भी पता चल रहा है कि एग्जाम में जो है वो आपसे डायरेक्ट क्या किस तरीके से उस प्रोविजन का पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? तो स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। सबसे एक चीज बात आती है कि आप कचरा पढ़ने से बचते हो। जो सीए का स्टडी है ना, सीए स्टडी है, सीए इंटर जो है या फिर सीए फाइनल में भी है, ये जो टैक्स का कोर्स होता है ना, टैक्स का चाहे डीटी आईडीटी बहुत वास्ट होता है। जैसे सीए इंटर में जो डीटी है वो 50 मार्क्स की है, ठीक है ना, चैप्टर्स इतने सारे हैं। इसमें से आपको क्या करना है, क्वालिटी पढ़ना है, क्वांटिटी नहीं पढ़ना। तो इसमें से क्या होगा, कचरा पढ़ने से बचोगे, कचरा पढ़ने से बचोगे। और यदि आप कचरा पढ़ते रहोगे तो फिर आप अटेम्प्ट देते रहो, देते रहो, देते रहो, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या होती है, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइमली आप क्या कर पाओगे, अपना पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे। आपका फोकस जाएगा सिर्फ क्वालिटी रीडिंग्स पे, ठीक है ना। बाद में आप प्रोविजंस की तरफ जाओगे, क्वालिटी करोगे, क्वांटिटी को आप क्या कर दोगे, जो है इग्नोर करोगे, क्वालिटी पे आप फोकस करोगे। ठीक है? ठीक है, और आपके जो भी लूपहोल्स हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आपको फाइंड आउट होगी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। प्लस ये जो स्ट्रेटजी है टाइम स्टैम्पिंग की, इसे आप आपके सारे सब्जेक्ट में एप्लीकेबल कर सकते हो। आपका कोई सा भी पेपर हो, जैसे लॉ का पेपर है, लॉ के पेपर में भी दिक्कत आती है कि लॉ के पेपर में क्या है, पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। 90% जो समस्या होती है ना लोगों की, वो होती है कि पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। क्यों पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम इस तरीके से कभी जो है अपना मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। हम समय को ध्यान में रखते हुए कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट देने का आजकल जो तरीका हो गया वो क्या हो गया है, सीधे गए, मर्जी किया, फिर मॉक टेस्ट डाउनलोड किया, मॉक टेस्ट दे दिया, खत्म काम। अब उसमें से मान लो, अब आजकल जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट है, वो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट भी कैसे हैं, वो सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं पुराने वाले। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टीट्यूट के पास वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। 3 बार एग्जाम हो रहे हैं साल में, फिर हर अटेम्प्ट में 2-2 सीरीज मॉक टेस्ट की हो रही है, तो क्वेश्चन लिमिटेड है, तो बार-बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसे में भी वही क्वेश्चन है, सेम एडजस्टमेंट एमटीपी में आ गया, वही एडजस्टमेंट ईटीपी में आ गया। आपने बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं आपके, एग्जाम में आया, एग्जाम में आपसे नया एडजस्टमेंट पूछ लिया, मार्क्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एमटीपी देके खुश होने की जरूरत नहीं है। एमटीपी में यदि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अपना टाइम आपको सेव करने की जरूरत है। ठीक है? दूसरा ये है कि ये जो आपका पैटर्न है टाइम स्टैम्पिंग का, इसको आप
अपने जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर मॉक टेस्ट लेके बैठे, ठीक है ना, तभी आप इसको यूज़ करो। आप मान लो नॉर्मल कोई पीजीपीपी का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है? तो पीजीपीपी का क्वेश्चन कर रहे हो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 15 मार्क्स का आता है। तो 27 मिनट्स के अंदर-अंदर क्या ये पीजीपीपी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ? यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप अननेसेसरी कहीं न कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो क्या करना है आपको, सिंपल सा ये है कि जो भी आप अपना मॉक टेस्ट देते हो या आप अपना रिवीजन करते हो, हर क्वेश्चन के पास एक टाइम स्टैम्प ज़रूर लिखें कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे इतनी देर के अंदर-अंदर निपटाना है, ठीक है? स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, लूप होल्स पता चल जाएँगे, कचरा पड़ने से बच जाओगे और बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? अब ठीक है, अब इसके मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्ज़ाम में इसका क्या यूज़ आएगा? जब हम एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो एग्ज़ाम में इसका क्या यूज़ होगा, इस स्ट्रेटजी का? तो एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊँ इसका बहुत यूज़ होने वाला है। देखो, एक तो होता है एग्ज़ाम जब हम देते जाते हैं ना, वो जो 3 घंटे का पेपर होता है, ये जो 3 घंटे होते हैं ना, ये हमारे डिसाइड होते हैं, ठीक है? 3 घंटे में डिसाइड होता है कि क्या होने वाला है। ये जो 15 मिनट्स होते हैं हमारे एग्ज़ाम से पहले के, ये भी बहुत क्रूशियल होते हैं। इन 15 मिनट्स में क्या है, आप आइडेंटिफ़ाई करो कि इसमें से कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं पहले, कौन से क्वेश्चन करने हैं बाद में। तो कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, तो ये जो पेपर अटेम्प्ट किया जाता है ना, ये ईज़ी टू हार्ड किया जाता है। पेपर जो अटेम्प्ट किया जाता है ना, ये ईज़ी टू हार्ड अटेम्प्ट किया जाता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन फाइंड आउट कर लो जो ईज़ी हैं, जो आपको आते हैं, वो कर लो और उसके बाद जाओ किस पे, हार्ड वाले पे, ठीक है? अब टाइम स्टैम्पिंग से क्या होगा? कभी-कभी क्या होता है ना एग्ज़ाम में मान लो जैसे हम सेक्शन फिफ्टी का एक 194 आई है, टीडीएस का सेक्शन था। अब टीडीएस का क्या है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है? जैसे आपको बता देता हूँ, इसमें भी है क्वेश्चन ये था, ये रहा टीडीएस का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टीडीएस का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हम पढ़ के गए, अब हम जो सेक्शन पढ़ के गए, हमें जो सबसे अच्छा सेक्शन लगता था ना, उसी का क्वेश्चन आ गया है। तो पता है मैं क्या करता है, आज तो ऐसा लिख के जाऊँगा कि एग्ज़ामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। एग्ज़ामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। मैं आपको बताऊँ, यदि आपको ये नहीं पता ना कि इस 4 मिनट्स के लिए मुझे कितना टाइम अलॉटेड है, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक तरीके से बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप क्यों? आप बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना ही अच्छा लिख दो, ठीक है ना? कितना ही अच्छा लिख दो, कितना ही ज़्यादा लिख दो, भले ही आप पूरे में पूरा सेक्शन 194 लिख दो, आप लोकल लैंग्वेज लिख के दे दो। आपको 4 मार्क्स से ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स से ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे ना। तो सीधी-सी बात है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो कि पूछ क्या रहा है, टाइम का ध्यान रखो कि कितना टाइम है। उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, वो आंसर लिखना है। तो जब आप इस टाइम स्टैम्पिंग को ध्यान रखते हो ना, तो आप क्या है भावनाओं में नहीं बहोगे। आपको पता है कि मुझे भैया ये इतने देर में निपटाना है क्वेश्चन और मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। नहीं तो मैं पेपर अटेंड नहीं कर पाऊँगा। पूरे ये जो टाइम स्टैम्पिंग है, इसका जो उद्देश्य है, वो एक ही है कि पेपर जो है वो 100 मार्क्स का पूरा हो। ठीक है ना? और 100 मार्क्स का पूरा होता भी है। ये जो स्ट्रेटजी मैंने खुद ने यूज़ की है, मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर की है, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहती है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है क्योंकि इसमें आप क्या होता है, आपके दिमाग पर एक बत्ती जलती है कि मुझे टाइमली कंप्लीट करना है, मेरे पास इतना समय है। तो आप क्या करते हो, भावनाओं में नहीं बहते और आप वही लिखते हो जो लिखना है बस, ठीक है? ये जो स्ट्रेटजी है, ये सबसे ज़्यादा काम में आती है पीजीबीबी का क्वेश्चन। ये जो पीजीबीबी का क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्या होता है कि जब हम इसको इतना ही हम प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम में हमें क्या लगता है कि यार कहीं क्वेश्चन में हमें ऐसा ना हो कि हम कर भी रहे हैं और कम मार्क्स मिलें। और फिर क्या करने लगते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने लगते हैं, ठीक है ना? हम अननेसेसरी उसको एज़ पर सेक्शन 194 है, एज़ पर सेक्शन 40A3 इफ एनी पर्सन पेड एनी अमाउंट इन कैश सिंगल डे सिंगल पर्सन डिसअलाउड, इस तरीके से वो भर-भर के वहाँ पे लिखना शुरू कर देता है। और होता क्या है भैया, टाइम तो फिक्स है 27 मिनट का, टाइम तो फिक्स है 27 मिनट का, वो पेपर क्या होता है, छूट जाता है, वो पेपर छूट जाता है। टाइम स्टैम्पिंग के साथ क्या होगा, टाइम स्टैम्पिंग के साथ आपको पता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 27 मिनट है। ऑटोमेटिकली आप भी कचरा नहीं लिखोगे, मतलब वही लिखोगे जो जितना आपको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखोगे, को बताना है, खत्म। आप उसमें आपने रामायण लिखने नहीं बैठोगे, बहुत से लोग उसमें रामायण लिखने बैठ जाते हैं, पीछे नोट्स लिख के रामायण लिखेंगे अपन पूरा पूरा पूरा। जैसे इंस्टीट्यूट ने आंसर में रामायण लिख रखी है, वैसे पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं होता। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना पड़ता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है ना? उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कि कैसे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। ठीक है? तो एक तो क्या है कि आपका ये जो पूरा का पूरा पेपर है, ये इससे क्या कर लोगे आप अटेंड कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ उसमें और है, वो ये है कि जब मान लो आप पेपर अटेंड कर रहे हो और उस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते। बिल्कुल होगा। मान लो कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? सपोज़ करो अ, ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स का, अब आपको नहीं आता। तो एग्ज़ाम में ये भी होगा। मान लो कोई प्रोविज़न आपके दिमाग से स्लिप हो गया, ऑब्वियस है नहीं रहा यार, सारी चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है ना? वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम का, सारी चीज़ें याद नहीं रहती। मान लो आपसे याद नहीं रही, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ करनी है, ठीक है? मुझे नहीं पता, मैं एग्ज़ैक्ट प्रोविज़न भूल गया। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक तो इसको मैं लीव करूँगा क्योंकि मुझे ईज़ी टू हार्ड जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है, तो मैं इसको एक बार क्या करूँगा, लीव कर दूँगा और मैं पहले वो पेपर कर दूँगा जो मुझे आता है। अब मुझे अटेंड तो करना है, तो अटेंड करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है टाइम। भाई फिक्स है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना टाइम अवेलेबल है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे पास जितना टाइम अवेलेबल है उतने में इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे 6 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। मुझे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है ना? कम है, तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि चलो आज मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाऊँगा, ठीक है ना? आज मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाऊँगा और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि पेपर छूटता है फिर, पेपर छूटता है क्योंकि एक तो और उसमें भी कम मार्क्स मिलेंगे आपको। उसमें भी कम मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में डाउट है कि मुझे ये नहीं आता, तो कहीं न कहीं उसमें फिर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप पहले ही अपना आपने अपना नेगेटिव माइंडसेट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन है वो लेंथी आ गया। तो सपोज़ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है कुछ लेंथी एडजस्टमेंट आ गए। अब देखो, आप तो बोलोगे कि सर आपने तो बोला था 7.2 मिनट्स जो है वो अवेलेबल है। लेकिन मुझे इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। मैं आपको बताऊँ, जब आपको पता है ना कि टाइम कितना लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितना क्वेश्चन हो गया आपका, जितना आपने कर लिया उतना कर लो, उसके बाद क्या कर दो उसको लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। तो आप बोलोगे सर ये कैसी बात है कि क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाएँ? बिल्कुल। देखो, मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करते-करते आपको मान लो लग गए 15 मिनट, 15 मिनट। तो ये तो फिक्स है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका जो नेक्स्ट पेपर है, रिमेनिंग पेपर है वो आपका छूटेगा ही छूटेगा। आपका जो रिमेनिंग पेपर है वो छूटेगा ही छूटेगा। तो इस केस में क्या है कि जितना हो गया उतना करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट कर जाओ। इससे क्या है, अब आप बोलोगे कि उसमें भी तो फिर कम मार्क्स रहेंगे, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो जब आप ये अप्रोच लगाओगे कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 7.2 मिनट लगने चाहिए, आपने 15-16 मिनट लगा दिए हैं, तो इससे होगा क्या? इससे आपका ध्यान रखना ये फिक्स है कि आपका 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। 15 से 20 मार्क्स में क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा। पेपर छूटने का मतलब क्या होता है? कि ये मार्क्स आपके गए। इसमें से तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप करके ही नहीं आए कुछ भी। यहाँ पे चांसेस ये है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आपको 2 या 3 मिल जाए। तो बताओ ये वाली अप्रोच ज़्यादा बढ़िया है या फिर ये वाली अप्रोच ज़्यादा बढ़िया है? एक तो ये है कि 15 से 20 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं हुआ पूरा, ठीक है? और एक ये है कि मान लो मैंने 4 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, जितना टाइम अवेलेबल था मैंने कर दिया, उसमें से मुझे 2 मार्क्स मिल गए। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 मार्क्स मिल गए ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि बजाए कि आप यहाँ से 15-20 मार्क का पूरा पेपर ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है? पूरा का पूरा पेपर छोड़ के आ जाओ। समझ में आई बात? तो टाइम स्टैम्पिंग जो है, ये टाइम स्टैम्पिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर की, ठीक है ना? ये स्ट्रेटजी है, ये हवाबाजी करके नहीं बनाई है कि मज़े-मज़े में व्यूज़ के लिए, ठीक है ना? ये इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। यदि आपके अटेम्प्ट ज़्यादा लग रहे हैं, आप वो 10-15 मार्क्स या 20 मार्क्स का वो जो फासला है, वो आप नहीं पार कर पा रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। ठीक है? इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वो ये होता है कि जब आप क्या है, कोई भी पेपर आप देने जाते हो ना, तो आप क्या करो, उसका अप्रोच अपने से खुद तैयार करो, ठीक है? उसका अप्रोच खुद से तैयार करो। जैसे कि आप अकाउंट्स का पेपर देते हो, ठीक है? तो अकाउंट्स का पेपर देते हो ना, तो हर टीचर एक स्ट्रेटजी बताता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है? ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो टाइमिंग स्टैम्पिंग है जो आपको हर जगह आनी चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं एग्जाम में पेपर अटेंड करने का एक तरीका बताते हैं कि पहले एमसीक्यू कर लो फिर डिस्क्रिप्टिव करना। कुछ बोलता है पहले डिस्क्रिप्टिव करना,
एमसीक्यू कर लेना। कुछ बोलते हैं पहले क्या है ना, 15 से 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव कर लो, एमसीक्यू कर लो, फिर डिस्क्रिप्टिव कर लो। से वो अलग अलग तरीके के क्या बताते हैं, तरीके बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। आपको क्या करना है, आपको अपना खुद का तरीका ईजाद करना है, ठीक है ना। ये जो मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो, ये मॉक टेस्ट देने का जो उद्देश्य है ना, फाइनल उद्देश्य में यही होता है कि आप एक अपना तरीका क्या करो, डेवलप करो उस पेपर को अटेंड करने का। जब आप अपना तरीका डेवलप करोगे ना, आपको उसमें बहुत फायदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एग्जाम में मतलब बैंक जो आपका एग्जाम है वहां पे एक्सपेरिमेंट मत करना कि चलो इस बार मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा एग्जाम में। इस बार मैं जो है ना पहले एमसीक्यू करूंगा। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, पहले डिस्क्रिप्टिव किया था, फिर एमसीक्यू किए थे, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। चलो इस बार क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। भाई ये जो भी आपको एक्सपेरिमेंट कर देना, ये एग्जाम से पहले ही कर लो। तो ये आपके मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपका क्या है, ये सब आपका ट्रेनिंग सेशन ही है। जब आपको फाइनल खेलने जाना है, वहां पर आप क्या नहीं कर सकते, कभी भी ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो यदि आपके दिमाग में ये ख्याल है कि यार चलो पिछली बार तो मैं, मेरे 10 नंबर ही तो रहते, 5 नंबर ही तो रहते, इस बार तो मैं कर दूंगा, यही सिलसिला होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हौसला होता है ना 10 से 15 नंबर वाला, यही आपके सबसे ज्यादा अटेम्प्ट बढ़ाता है। क्योंकि एक तो इसमें क्या है, हमें पता है कि यार मैं पास हो जाऊंगा, 10-15 मार्क्स से तो मैं 5 नंबर ही तो कम है। और ये सिलसिला चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो यही होता है कि अटेम्प्ट्स नहीं हो रहा है, पेपर पेपर अटेम्प्ट्स नहीं हो रहा। और पेपर अटेम्प्ट्स नहीं हो रहा है ना, आप खुद देख लेना कि आपको रियलाइज हो जाएगा, यदि पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब हमें टाइमिंग का ध्यान नहीं है, ठीक है। जहां जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 मार्क्स का एमसीक्यू था, 4 मार्क 4 मिनट बर्बाद कर दिए, अब कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे, 1 मार्क्स का एमसीक्यू है। तो पहले से क्या करो, प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे एमसीक्यू का क्या करो, एक एक नंबर से घर पे इतने प्रैक्टिस करो कि आपका जो है वो स्पीड पकड़ में आए। तो ये जो टाइमिंग है, इससे अगेन कह रहा हूँ, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, लूप होल्स पता चल जाएंगे, कचरा आप नहीं पढ़ोगे, और एग्जाम में पूरा पेपर आप अटेंड कर लोगे इस तरीके की स्ट्रेटजी से। पूरा पेपर आप क्या कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो आज की चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। और आगे मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।